Hey guys, what's up? I am Shalini. Welcome to Bansal Tutorial. गाइस यहाँ पे शुरू किया था हमने चैप्टर द दिल्ली सुल्तान। चैप्टर 3 है ये। चैप्टर आपका लास्ट पार्ट है। आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्लास 7 हिस्ट्री की एनसीईआरटी हमारी चल रही है। हमने क्लास 6 की एनसीईआरटी ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है। आप सभी वो क्लास 6 की एनसीईआरटी देख लें क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको वीडियो की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल हो जाएगी और आप डायरेक्टली चैनल के साइट पे भी जाके देख सकते हो। वहाँ पर भी प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी की, तो आप वहाँ से भी देख सकते हो। तो सभी ज़रूर देख लें उस चीज़ों को, ताकि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये ना सोचें कि क्लास 6 की एनसीईआरटी है तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो वो इम्पॉर्टेंट है। आप लोग सभी को वो देखना है। चैनल को जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है। देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करने से हिचकिचाइए मत। देखिए बहुत सारे लोग देख रहे हैं वीडियो लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं, ना ही सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं लगेगा आपका, आपके सारे वीडियोज़ के आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपका कोई वीडियो छूटेगा नहीं। और बंसल ट्यूटोरियल का आप सभी टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें। वहाँ आपको सारे PDF अवेलेबल मिल जाएगी जितनी भी क्लास हम यहाँ पे ले चुके हैं। 12:30 पे हमारी यहाँ पे क्लास होती है पॉलिटी की, जो चल रही है। अभी तक 3 पॉलिटी की क्लास हो चुकी है, कल फिर से होगी। तो मंडे और थर्सडे को आपका आता है हिस्ट्री का लेक्चर एंड आपका और अदर डेज आते हैं। मंडे टू सैटरडे आपके आते हैं। अदर डेज में आपके ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और सैटरडे 4 डेज आपके आते हैं 12:30 पे पॉलिटी के लेक्चर। तो वो भी आपका क्या होता है, आपका लाइव होता है, तो आप वो क्लास लाइव भी अटेंड कर सकते हैं। और सैटरडे को हम लोग टेस्ट लेंगे, जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे आपके पॉलिटी के, तो उस चीज़ का। तो आप बंसल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो कर लें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और कुछ भी चीज़ें चेंजेस करना होगा। जैसे 11 o'clock मैंने 11:30 बताया था आपको पॉलिटी के लेक्चर का टाइम, लेकिन टाइमिंग चेंज किया है तो वो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी दे दिया था, आपको बता दिया था, या फेसबुक के पेज पे भी बता दिया था। तो आप वहाँ से कुछ भी टाइम में अगर चेंजेस होता है तो आपको वहाँ से पता लग जाएगा, तो आप ज़रूर फॉलो कर लें। देखिए यूपीपीएससी कैटेगरी में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी में, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में। और अगर आप कोई भी अनअकैडमी का कुछ भी अगर खरीदते हो, अगर आप कोई कोर्स अगर खरीदते हो तो आप शालिनी कोड अप्लाई करके खरीद सकते हो, SHALINI। आपको 10% इंस्टेंट ऑफ मिल जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो कोर्स से संबंधित तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे भी कनेक्ट हो सकते हो, वहाँ पे मैं एक्टिव रहती हूँ, या फेसबुक पे भी एक्टिव रहती हूँ। आप कहीं पर भी मैसेज कर सकते हो। चलिए बात करते हैं हम क्या पढ़ रहे थे। तो आपका दिल्ली सुल्तान शुरू हुआ था, चैप्टर जो था दिल्ली सुल्तान शुरू हुआ था। तो हमने यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें देखी थी। हमने मैप के बारे में देखा था, क्या चीज़ें थी, क्या उनकी टेरिटरी थी, क्या क्षेत्रफल था। दिल्ली सुल्तान के बारे में थोड़ी सी चीज़ें जाना था किस तरह से एक छावनी से, गैरिजन टाउन से किस तरह से एक बड़ा एम्पायर डेवलप हो जाता है दिल्ली सल्तनत। फिर एडमिनिस्ट्रेशन को किस तरह से मजबूत किया जाएगा खिलजी और तुगलक के दौरान पे, ये आज हम जानेंगे। थोड़ी सी बातें हमने पहले देखा था और आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर सल्तनत का टाइम जो 15th और 16th सेंचुरी में, उस चीज़ को देखेंगे हम आज। तो देखिए ये सारी चीज़ें हम जान चुके थे कि दिल्ली बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गया था आपका 12th सेंचुरी BC में। फिर हमने इस मैप के बारे में देखा था। ये सब आपको अवेलेबल मिल जाएगा, लिंक पार्ट 1 पार्ट 2 नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और डायरेक्ट आप क्लास 7 के NCERT के प्लेलिस्ट में जाके भी देख सकते हैं। फिर हमने दिल्ली के बारे में कुछ चीज़ जानी थी। तारीख से हमें पता लगता है दिल्ली के बारे में, ये हमने देखा था कि वो जो थे लोग लिखा करते थे तारीख में राजा महाराजाओं के बारे में, सुल्तान के बारे में, सल्तनत के बारे में। तो वो सारी चीज़ें देख ली थी, किस तरह से बनाया जाता है तारीख, ये भी देखा था। एक गैरिसन टाउन से किस तरह दिल्ली सल्तनत डेवलप हुआ, इसके बारे में जाना था। एक्सटर्नल और इंटरनल फ्रंटियर के बारे में जाना था कि इन दोनों पे दिल्ली सल्तनत क्या करता है, कंट्रोल करने का ट्राई करता है। फिर हमने ये जाना था कि जब दिल्ली सल्तनत जब शुरुआत हुआ था तो हम्बल बिगनिंग थी। हम्बल बिगनिंग का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि बहुत ही कमज़ोर, बहुत ही आपका ताकतवर नहीं हुआ था। एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर के रूप में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत नहीं हुई थी। शुरुआती दौर में कुछ क्या थे, वीकनेस थे, कुछ वीक थी दिल्ली, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। लेकिन लेटर ऑन जैसे जैसे नए आपके सल्तनत में सुल्तान आते गए, नए लोग जुड़ते गए, दिल्ली मजबूत होती चली गई। ये ऐसा ही है जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ कि आप रोज़ प्रैक्टिस करा करो, रोज़ पढ़ा करो। अगर अभी आपको कुछ चीज़ें नहीं आ रही है तो इवेंचुअली आपको पढ़ते पढ़ते चीज़ों को क्लियर करते करते आप ज़्यादा अच्छा स्कोर करने लग जाओगे, आपकी नॉलेज बढ़ जाएगी। तो वही बात है यहाँ पर भी
फिर हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जाना था कि उन्होंने बहुत जगह पे क्या किया था, अपना दावा बोला था। गुजरात वाला एरिया है, आपके साउथ वाला एरिया है, नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, तो ये सारे जगह पे देवगिरी के बारे में बात किया था। ये क्या है, ये आपका दक्कन, ये वे टू दक्कन है, ऐसा बोला जाता है, गेटवे टू दक्कन। फिर मस्जिद के बारे में जाना था कि मस्जिद क्या है, मॉस्क क्या है, क्यों मॉस्क को बनाया गया, किस किस मॉस्क को किसके टाइम एरा में बनाया गया था, तो इन सारे बातों को देखा था। फिर आज हम इसके बारे में जानेंगे, इसके बारे में कुछ देख लिया था, कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो ये जाना था कि थोड़ा मोटी मोटी बातें जान लेते हैं कि खिलजी और तुगलक के टाइम पे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, स्लेव को नियुक्त किया जाता है चीज़ों को मिलिट्री सर्विसेज के लिए, क्योंकि इनका ये कहना था कि सन जितना ज़्यादा क्या होगा, लॉयल नहीं होगा जितना कि स्लेव लॉयल होगा। ऐसा क्यों बोला गया इसके द्वारा, इसका ऐसा इसलिए बोला गया क्योंकि सन एक बार बगावत कर सकता है गद्दी के लिए, लेकिन जो है स्लेव जो कि आपके गुलाम है वो बगावत नहीं करेंगे, क्योंकि गुलाम क्या होते हैं, अपने सारी नेसेसिटी चीज़ों के लिए किसके लिए पे डिपेंड होते हैं, अपने मास्टर्स पे डिपेंड होते हैं। तो मास्टर्स पे डिपेंड होते हैं, इसलिए बगावत करने का सवाल ही नहीं होता, ऐसा बोला गया था। तो ये आपका खिलजी के टाइम पे हमें स्लेव को देखा गया है, गुलामों को इन्होंने नियुक्त किया है आपके मिलिट्री सर्विसेज पे और भी अच्छे अच्छे ओहदों पे, और तुगलक के टाइम पे भी ये देखने को मिला है। फिर हमने बात की थी कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी देखने को मिली है, मतलब राजनीति में क्या हुए हैं, आपका अस्थिरता आई है। इसकी वजह से भी क्यों आई, क्योंकि देखिए जो स्लेव्स होंगे वो क्या होंगे, अपने पुराने सुल्तान के प्रति, तो अपने जो अपना मास्टर है उसके प्रति तो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आपके लॉयल होंगे, ऑनेस्ट होंगे, बोलते ना ईमानदार होंगे। लेकिन जो नए जो आपके सुल्तान के बाद उनका बेटा जो सुल्तान बनेगा उसके प्रति ये लॉयल नहीं होंगे। वो बोलेंगे भाई तुम कौन, हम तुमको नहीं जानते, हम तुम्हारे पापा को जानते थे, तुम्हारे पापा के अकॉर्डिंग हम काम किया करते थे, तुम्हारे फादर के अकॉर्डिंग काम करते थे, लेकिन तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे हम। और देखिए फिर जब आपका जो नया जो सुल्तान आएगा उसके अपने सर्वेंट होंगे, अपने स्लेव्स होंगे, पुराने वाले सुल्तान के अपने स्लेव्स होंगे, तो इन दोनों के बीच में भी क्या होगा, लड़ाई झगड़ा चलेगा। ये बोलेगा ये मेरी बात मानो, ये बोलेगा मेरी बात मानो, तो इस तरह से क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन अराइज हो गई, एक बोलते हैं ना, एक आपस में एक विवाद की सिचुएशन अराइज हो गई नए और पुराने नोबिलिटी में, नए और पुराने जो आपके स्लेव्स थे उनके बीच में। अब देखिए हम्बल पीपल मतलब क्या होंगे, मतलब जो गरीब लोग हैं, निम्न स्तरीय लोग हैं, निचले जाति के लोग हैं, जो कि एक एलाइट ग्रुप से बिलोंग नहीं करते, मतलब जो अमीर के ग्रुप से बिलोंग नहीं करते हैं, तो इनको जब अच्छे पोजीशंस दिया गया तो इनके भी मन में काफ़ी सारे सवाल आए। पर्शियन तारीख में इसके रिलेटेड दिल्ली सल्तनत के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्या किया कि दिल्ली सुल्तान के बारे में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिला है कि लोग बहुत ही निचले स्तर के लोगों को भी हाई ऑफिसेस किस तौर पे दिया गया है। फिर मोहम्मद तुगलक ने ये बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑफिसेस को दिया था, गार्डनर्स को, कुक को, तो बार्बर को, तो इन सबको किस सिचुएशन पे आधार पे दिया ये हमें नहीं पता है। तो गयासुद्दीन बरानी ने इसका क्रिटिसिज्म किया है। ये आपके 14वीं सेंचुरी के क्रॉनिकलर थे, इतिहासकार थे। अब हमने बात किया था कि इन्होंने क्या किया था, आपके खिलजी और तुगलक ने क्या किया कि पैसे में नहीं दिया, क्या किया, सैलरी दिया इन्होंने बोला कि भाई क्या करना है कि दिस लैंड वेर कॉल्ड इक्ता, इनको इक्ता दिया गया, इनको बोला गया कि आप ये लैंड को कंट्रोल करो, लैंड को बोला गया इक्ता, या फिर और जो इस पर कंट्रोल कर रहा था उसको बोला गया इक्तादार। क्या बोला गया, इक्तादार या फिर मुक्ति। तो इनको बोला गया कि भाई तुम इस लैंड पे कंट्रोल करो, ये इक्ता है, और इस लैंड से जो भी रेवेन्यू कलेक्ट होगा उसी से तुम अपनी सैलरी निकाल लेना, अपने अंदर जो बंदों को तुम रख रहे हो उनको पैसे देना और फिर हमें पैसे लौटाना, ऐसा बोला गया। अब इसको भी देखने के लिए कि भाई कि ये जो बंदा है, ये जो इक्तादार है, जितना भी एम्पायर ने बताया है, जितना दिल्ली सुल्तान ने बोला है उतना टैक्स लगा रहा है, ऐसे ज़्यादा लगा रहा है, तो इस चीज़ को भी चेक करने के लिए इनके ऊपर ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। अब जो ये बंदा कलेक्ट करेगा पैसा, उसको भी लेखा जोखा रखने के लिए, उसको भी चेकआउट करने के लिए अकाउंटेंट भी अपॉइंट किए गए, ताकि ये लोग क्या करें, 6-5 ना कर सके, पैसे को ये दबा के ना रख सके, आप ऐसा कह सकते हो, कुछ भी चीज़ें गलत ना दिखाई जाए। फिर देखिए, फिर आज यहाँ से शुरुआत करेंगे, ये आपका फ्रेश हो जाएगा। देखिए दिल्ली सुल्तान ने क्या किया, हिंटरलैंड जो आसपास के एरियाज थे, मतलब ये मेन लैंड हो गया। अब देखिए इस लैंड पे कुछ नेसेसिटी चीज़ें आपके बाहर के लैंड से प्रोवाइड की जाएगी, जो इसके जुड़ा हुआ लैंड होगा, जिसको बोला गया हिंटरलैंड। हिंटरलैंड क्या होता है, हिंटरलैंड का मतलब होता है कि ये मेन सिटी में कुछ नेसेसिटी की चीज़ें प्रोवाइड करेगा, जैसे खाने पीने की चीज़ हो गई और अदर चीज़ें हो गई जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है।
तो देखिए पहले क्या होता था, सुल्तान का ये लैंड तो उनके अंडर में होता था, लेकिन ये लैंड नहीं होता था। इसकी वजह से इनको लूटपाट वगैरह पे क्या होता है, लूटपाट हो गया, कोई इनको अपने मन से कुछ गिफ्ट्स दे दिया, इन सब पे ये डिपेंड रहते थे। लेकिन अब क्या हुआ, अब इन्होंने कोशिश किया कि हिंटन लैंड पे भी कब्जा अपना करना है, ताकि हमें किसी और चीज़ों पे डिपेंड ना रहना पड़े। इसकी वजह से इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोर्स किया जो भी लैंडेड चिफ्टियन से, मतलब जो भी यहाँ पे आपके स्थानीय सामंत थे, उनको बोला कि आपको मेरा कंट्रोल, मेरी अथॉरिटी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ भाई आप मेरे अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे। तो सामंत, एरिस्टोक्रेट और ये रिच लैंडलॉर्ड को बोला गया कि आप इनकी अथॉरिटी के अंदर काम करेंगे। सामंत हो गए और एरिस्टोक्रेट वो लोग हो गए जिनके पास पैसा वगैरह होता है, अमीर जमींदार बोल सकते हैं रिच लैंडलॉर्ड को। तो इस तरह से अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, स्टेट को अलाउद्दीन खिलजी द स्टेट ब्रॉट द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर ओन कंट्रोल, अपने कंट्रोल के अंदर कलेक्ट किया लैंड रेवेन्यू को जो लोकल चिफ्टियन से। अब उनको बोला, स्थानीय जो आपके सामंत थे उनको बोला गया कि आप टैक्स कलेक्ट करो, ठीक है, लेकिन टैक्स को कलेक्ट करना है किस लिए, हमारे लिए कलेक्ट करना है। आप अपने से टैक्स नहीं लगा सकते हो, टैक्स को आप कलेक्ट करोगे और आपको भी टैक्स देना पड़ेगा हमको। अब ये क्या गया, पहले ये टैक्स कलेक्ट करते थे, अब ये टैक्स कलेक्ट तो करेंगे, लेकिन किसके लिए करेंगे, आपके राजा के लिए करेंगे, सुल्तान के लिए करेंगे। उनको भी फोर्स किया गया कि आप टैक्स को दोगे भी। द राइट ऑफ द लोकल चिफ्टियंस टू लिवाई टैक्स, लिवाई टैक्स का मतलब वो टैक्स लगाने का उनका जो अधिकार था वो छीन लिया गया और उनको बोला गया कि आप पे करो टैक्स, आप भी सुल्तान को टैक्स पे करोगे। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर द लैंड, सुल्तान के अंदर जो लोग थे वो लैंड को मेजर करेंगे, लैंड को देखेंगे कितना लैंड है और सारे लैंड का लेखा जोखा तैयार करके रखेंगे। और कुछ जो पुराने सामंत थे, कुछ आपके जो लैंडलॉर्ड थे, जमींदार लोग थे, उनको बोला गया कि सुल्तान के अंदर आप रह के रेवेन्यू का कलेक्ट कर सकते हो, लेकिन रेवेन्यू कितना कलेक्ट करना है वो कौन बताएगा, वो सुल्तान बताएगा। अब थ्री टाइप्स ऑफ रेवेन्यू टैक्सेस लगाए गए। पहला कल्टीवेशन टैक्स। कल्टीवेशन का मतलब क्या है, जो आपकी जो पैदावार है, जो आप चीज़ें उपजा रहे हो उसके ऊपर टैक्स लगाया गया। अब बोला गया 50% जितना भी आप चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो उसका 50% एज ए टैक्स आपको देना पड़ेगा। अब ये इसका नाम क्या रखा गया, इसका नाम रखा है खरज। अब खरज से खेती याद कर सकते हैं, जो खेती बाड़ी करके जितने भी चीज़ें प्रोड्यूस की जा रही है उसका 50% सुल्तान को तो गया। दूसरा बोला गया कैटल क्या हो गया, आपके मवेशी हो गया, और हाउसेस, घर पे मवेशी पे, इन सब पे कंट्रोल रखा गया। इन सब पे बोला गया कि भाई इससे भी आप टैक्स, जो भी टैक्स हो रहा है, जो भी पैसा आप कमा रहे हो वो टैक्स हमें दोगे। अब देखिए नेक्स्ट क्या गया कि लार्ज पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। जो बहुत बड़ा जो एरिया था दिल्ली सल्तनत का, वो क्या हुआ, कंट्रोल के बाहर रहा दिल्ली सल्तनत के। अब क्यों कंट्रोल के बाहर रहा, अब इन्होंने साउथ वाला एरिया तो कब्जा किया, ईस्ट वाला एरिया तो कब्जा किया, अब गंगा वाला एरिया तो कब्जा किया, लेकिन हुआ क्या कि ये दिल्ली में बैठ के इतने सारे जगहों पे शासन करना मुश्किल था। तो कुछ समय जब तक ये कंट्रोल कर पाते थे तब तक तो कंट्रोल होता था, जैसे थोड़ा सा ये इनका ध्यान इधर उधर होता था, इस जगह से वो अपने जगह दिल्ली जाते थे, यहाँ पे जो लोकल जो लोग होते थे वही क्या करते थे, वही उस पर बोल देते थे भाई कि हम अब स्वतंत्र हैं, हम दिल्ली सल्तनत के अंदर नहीं है। तो बहुत ही दिक्कत होती थी इसमें। तो जैसे बंगाल का एरिया हो गया, दिल्ली के आसपास का एरिया, जो साउदर्न जो इंडिया है वो सब इंडिपेंडेंट हो गया। गंगेटिक प्लेन वाला, गंगा वाला रीजन है, फॉरेस्टेड एरियाज वगैरह हो गया, जंगलों वाला एरिया हो गया, जंगल बहुत ही घना होता था। तो गंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया था बहुत ही घना जंगल वाला एरिया था। तो वहाँ के लोग क्या करते थे, बोल देते थे कि भाई ये मेरा एरिया है, और पूरा रेबल कर देते थे, विद्रोह कर देते थे। तो वो लोग उसके अंदर काम नहीं करना चाहते थे, दिल्ली सल्तनत के अंदर काम नहीं करना चाहते थे। अब देखिए कुछ लोग थे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक की बात करें, कुछ टाइम तक तो इन लोगों ने इस एरिया पे कंट्रोल किया, लेकिन बहुत ही छोटे टाइम पीरियड के लिए किया। अब देखिए छोटा सा आर्टिकल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में ही कि चीफ्टियंस एंड देयर फोर्टिफिकेशन। अब देखिए इब्न बतूता जो है 14th सेंचुरी ट्रैवलर थे, मोरक्को के, आपके अफ्रीका से है ये, ठीक है, मोरक्को। इन्होंने लिखा है कि ये जो आपके फोर्टिफाइड जो लोग थे, जो बार बार धावा बोलते थे, अपने आप को रेबल घोषित कर देते थे, गंगेटिक वाले एरिया हो गए, फॉरेस्ट वाले जो एरिया हो गए, यहाँ वाले लोग क्या करते थे, आसपास जो माउंटेनियस रीजन होता था, फॉरेस्ट होता था, माउंटेन के पीछे अपने आप को छुपा लेते थे। क्योंकि उनको देखिए आप फॉरेस्ट में रहते हैं तो आपको वहाँ का चप्पा चप्पा पता होगा, जितना कि एक नॉर्मल आर्मी वाले लोगों को नहीं पता होगा। तो ये क्या करते थे, इनका लाभ उठाते थे,
जब जैसे ही आर्मी आती थी इन पे दावा बोलने के लिए, इन सब लोगों पे, ये क्या करते थे, फॉरेस्ट में घुस जाते थे। तो फॉरेस्ट में बैम्बो के अंदर घुस जाते थे, बैम्बो का जो झुंड होता था उसमें कहीं खो जाते थे ये लोग, और ये जंगलों के अंदर ही इनके पूरे घर बने हुए थे, पूरा किला वगैरह बना हुआ था, पूरे पानी के खाने की, अब बहुत सारे पशु वगैरह भी लोग पाल रखे थे, तो पूरा इंतजाम था कि ये बहुत टाइम तक अंदर भी सर्वाइव कर सकते थे। जो आर्मी के लोग के पास अच्छे खासे इक्विपमेंट होते थे, अच्छा खासा औजार होता था, वो तो ये फॉरेस्ट को चीर के अंदर घुस जाती थी, लेकिन जिस आर्मी के पास नहीं होता था औजार वगैरह, वो इनको पकड़ पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम था। तो ये चीज़ें बताई गई है इब्न बतूता के द्वारा। मोरक्को, ये ट्रैवलर थे आपके 14th सेंचुरी के, मोरक्को अफ्रीका से बिलोंग करते हैं। पूछा जाता है कि इब्न बतूता क्या थे, तो याद रखना है ट्रैवलर थे, क्वेश्चन आ रखा है कई बार। अब देखिए, मंगोल जो थे आपके, चंगेज खान के अंदर मंगोलों ने क्या किया, आक्रमण किया इंडिया पे। ये इन्वेडेड ट्रांसोजानिया इन नॉर्थ ईस्ट ईरान, जो आपका ट्रांसोजानिया है उस वो आपका नॉर्थ ईस्ट ईरान का, वहाँ पे क्या किया गया आपका, वहाँ से ये इन्वेड किया इन्होंने दिल्ली पे इन्वेड किया, दिल्ली पे बहुत ज़्यादा कोहराम मचाया इन लोगों ने। अब दिल्ली सल्तनत को अब समझ में आ गया कि मंगोलों से अगर बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें स्टैंडिंग आर्मी रखनी पड़ेगी, मतलब हमेशा एक आर्मी तैनात करके रखनी पड़ेगी जो इनसे दिल्ली को बचा सके। तो ये समझ में आ गया। तो ये दिल्ली सल्तनत की जो राइन थी आपकी, जो आपका कार्यकाल था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक का, तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा मंगोलों का आक्रमण हुआ। दिस फोर्स द टू, अब ये दोनों रूलर को फोर्स कर देता है, बहुत ही मजबूर कर देता है कि दिल्ली में का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको मजबूत किया जा सके, उसको स्ट्रांग किया जा सके। तो स्टैंडिंग आर्मी क्या हुआ, खड़ा किया गया। अब मोहम्मद तुगलक क्या हुआ, फेलियर देखा गया है बहुत बार, मोहम्मद तुगलक कई सारे चीज़ों में आप देखोगे कि वो फेल हो गए। तो इसके बारे में अभी हमें आगे पता चलेगा वो किस किस चीज़ों में फेल हो चुके हैं। तो मोहम्मद तुगलक बहुत सारी चीज़ों में फेल होते हैं, लेकिन हिस्ट्री में पहला ऐसा सुल्तान था जिसने ये सोचा था कि मंगोल की टेरिटरी को, मंगोल के क्षेत्रफल को हम कंट्रोल करेंगे। हालांकि ये जो उसका आइडिया था बहुत ही गलत साबित हुआ बाद में, लेकिन ये ऐसा पहला सुल्तान कहलाता है जिसने कि ऐसा कभी सोचा था इसने, क्योंकि और किसी सल्तनत ने ऐसा नहीं सोचा, और किसी सुल्तान ने ऐसा नहीं सोचा। फिर देखिए, अलाउद्दीन खिलजी की बात करेंगे तो अलाउद्दीन खिलजी डिफेंसिव मेजर अपनाया। मतलब डिफेंसिव मेजर का मतलब क्या है कि खुद को प्रोटेक्ट करेंगे वो किससे, मंगोल के आक्रमण से, लेकिन काउंटर अटैक नहीं करेंगे मंगोल पे। मतलब मंगोल पे ये काउंटर अटैक, मंगोल पे आक्रमण नहीं करेंगे। अगर मंगोल इन पे आक्रमण करते हैं तो ये खुद को सिर्फ बचाएंगे। लेकिन तुगलक ने जस्ट रिवर्स स्ट्रैटेजी बनाई। इनकी स्ट्रैटेजी क्या थी, इनका ऑफेंसिव स्ट्रैटेजी था। मतलब अगर मंगोल मुझ पे आक्रमण करेंगे तो मैं भी मंगोल पे आक्रमण करूंगा, मंगोल को छोड़ूंगा नहीं भाई, जाने नहीं दूंगा। तो ये चीज़ इसने अपनाई। तो याद रखना है, डिफेंसिव बनाया अलाउद्दीन ने और आपका तुगलक ने ऑफेंसिव बनाया। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में क्या डिफरेंस था। देखिए, दिल्ली पे अटैक हुआ 2 बार, एक 1299 में और 302 और 303 के बीच में। अब इन्होंने क्या अपनाया, इन्होंने डिफेंसिव मेजर अपनाया। जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने क्या किया, एक स्टैंडिंग आर्मी रेज कर दी, एक तैनात कर दी स्टैंडिंग आर्मी को। क्या बोला इसने ना कि ये सिर्फ प्रोटेक्ट करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे। लेकिन अगर मोहम्मद तुगलक की बात करेंगे तो बहुत ही अर्ली टाइम में, जो अपने शुरुआती दौर में मोहम्मद तुगलक के कार्यकाल में मंगोलों का आक्रमण होता है। जो मंगोल के आक्रमण को, मंगोल को हराने में मोहम्मद तुगलक सफल हो जाते हैं। तो ये इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि इनकी आर्मी के पास बहुत ज़्यादा ताकत है और उनके पास रिसोर्सेज है कि वो ट्रांसोजानिया पे क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ठीक है, ट्रांसोजानिया पे कंट्रोल किया जा सकता है, इसके द्वारा बोला गया। तो इन्होंने अपने रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का ट्राई किया, स्टैंडिंग आर्मी को इकट्ठा करने का कोशिश किया ताकि ये आक्रमण कर सके मंगोल पे। अब याद रखना है, इन्होंने ऑफेंसिव मेजर अपनाया और इन्होंने डिफेंसिव मेजर अपनाया। इससे क्वेश्चन पूछा है कई बार एग्जाम में, तो आपको ध्यान रखना है इस चीज़ को। अब क्या किया, अलाउद्दीन ने क्या किया, नया गैरिजन टाउन बनाया, नया छावनी बनाया जिसको बोला गया सिरी। सिरी को नई छावनी बनाई गई अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, जहां इनको अपने सैनिकों को वहां पे तैनात किया गया, अपने सैनिकों को वहां पे रखा गया। मोहम्मद तुगलक ने क्या किया, नई छावनी तो नहीं बनाई, लेकिन दिल्ली की जो 4 सिटीज़ थी, उस सिटीज़ में से जो सबसे बड़ी सिटी थी आपकी दिल्ली एक वाना, इसको इसने क्या किया, यहाँ से लोगों को बोला कि भाई यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर बांधो और यहाँ से आप लोग सभी निकलो, और जो नई जो हमारी सिटी है, नई जो हमारा कैपिटल है दौलताबाद, वहाँ शिफ्ट हो जाओ जो साउथ में है। तो ये लोग देखो, जब यहाँ से, जब आपके दिल्ली वहाना से जब शिफ्ट किया गया दौलताबाद, तो रास्ते में कई लोगों की जान भी चली गई, क्योंकि काफ़ी
लंबा सफर था। तो ये भी एक बहुत बड़ा फेलियर साबित हुआ। ये बाद में मोहम्मद तुगलक को समझ में आया, जो काफ़ी रायता जब फैल चुका था। तो ये काम किया गया इनके द्वारा। नेक्स्ट देखिए क्या किया गया। अब देखिए जब इतनी बड़ी स्टैंडिंग आर्मी को तैनात किया जाएगा खिलजी के द्वारा, तो इनको खाना खाने के लिए भी कुछ सामान चाहिए होगा। सोल्जर्स को खाना भी खिलाना होगा, पेट भी भरना होगा, क्योंकि देखिए भूख तो सभी को लगती है। तो इन्होंने क्या किया, दिस वॉज डन थ्रू, क्या बोला गया, गंगैटिक एरिया में, गंगा और यमुना वाला जो एरिया में जितना भी प्रोडक्शन होगा उसका 50% जो होगा टैक्स के रूप में दिया जाएगा किसको, सल्तनत को। तो सल्तनत क्या करेगी, इससे आर्मी का पेट भरेगी। दूसरा यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे टैक्स तो वो लगाया गया, इन्होंने बोला टैक्स तो लगेगा, जो एरिया है उस पर आर्मी को खिलाने के लिए हम टैक्सेस तो लगाएंगे। लेकिन इसने क्या किया, एडिशनल टैक्स भी लगाया, मतलब पैदावार पे तो टैक्स लगाया लेकिन उसके अलावा भी कुछ टैक्स लगाया। और उसी समय क्या आ गया, फेमाइन, उसी समय आ गया अकाल। और उसके बाद भी ये टैक्स पे टैक्स लगाए जा रहे थे और चीज़ों को चेंज नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। लेकिन बवाल होने से कोई फ़ायदा नहीं था, जब तक इनको समझ में आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो ये भी इसका बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर माना जाता है कि उन्होंने जिस समय टैक्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया, जिस समय अकाल की स्थिति थी, फेमाइन की स्थिति थी, सूखा पड़ा हुआ था। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब और क्या हुआ। अब देखिए सोल्जर्स को रखा जाएगा तो सोल्जर्स को पैसे भी दिए जाएंगे। तो क्या किया गया, अलाउद्दीन ने पैसे में पे किया, मतलब सोल्जर को पेमेंट दी कैश में, ना कि इक्ताज में। इक्ता का मतलब क्या हो गया, लैंड में पे नहीं किया गया, पे किया गया आपको किस में, किस चीज़ में, आपको क्या कैश में किया गया। सोल्जर को बोला गया कि भाई आपको इतने पैसे दी जा रही कि आपका इसमें भरण पोषण हो जाए, आप इसमें आराम से अपनी चीज़ों को कंप्लीट कर सकते हो, अपने नेसेसिटी की चीज़ों को खरीद सकते हो। अब इसके लिए इसने क्या किया, मार्केट में काफ़ी सारा रिफॉर्म लाया। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट में काफ़ी सारा रिफॉर्म लाया। अब मार्केट में प्राइसेस को कंट्रोल किया गया, बोला गया कि हर चीज़ों की प्राइस को फिक्स कर दिया गया कि भाई इससे ज़्यादा प्राइस आप नहीं लगा सकते हो। एक बोल सकते एक ऑफिसर को भी नियुक्त किया गया जो ये सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखता था, किसने प्राइस बढ़ाया है, किसने प्राइस नहीं बढ़ाया। प्राइस नहीं बढ़ाना है, प्राइस फिक्स रखना है। अब देखिए प्राइस अगर फिक्स रहेगा और सैलरी फिक्स है तो उसको पता है इसको कितना पैसे में इसका ज़रूरत का सामान आ जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, जो आर्मी होगी वो उकताएगी नहीं, आर्मी को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसा है जिससे वो अपना घर चला सकते हैं। दूसरा, इन्होंने डेटरेंस भी क्रिएट किया, डर भी क्रिएट किया। डर कैसे क्रिएट किया, इन्होंने बोला जो जितना बताया जा रहा है, जिस सामान की प्राइस जितनी फिक्स काज की जा रही है, उसको जो भी बेचने वाला मर्चेंट है, जो भी व्यापारी है, अगर उस प्रिस्क्राइब रेट से, उस बताए हुए दाम से ज़्यादा दाम लगाता है तो उस पर क्या होगा, उस पर कुछ पनिशमेंट भी उस पर चार्ज किया जाएगा, उस पर कुछ क्या होगा, कुछ सज़ा भी उसको दी जाएगी। तो क्या हो गया, अब ये मार्केट बिल्कुल कंट्रोल हो गया। इन्फ्लेशन को, प्राइसेस को राइज होने से, बढ़ने से बचाया जाने लग गया। अब नेक्स्ट देखिए क्या, मोहम्मद तुगलक को पे किया गया सोल्जर को कैश में। मोहम्मद तुगलक ने भी अपने क्या किया, कैश में पे किया, लेकिन इसने मार्केट को कंट्रोल नहीं किया। मार्केट को कंट्रोल करने से बेहतर इसने समझा कि टोकन करेंसी जारी कर दी। ये टोकन करेंसी क्या है, तो ये टोकन करेंसी वही करेंसी है जैसे अभी हम नोट वगैरह यूज़ करते हैं। करेंसी जैसे हमारी अभी पेपर करेंसी है, कॉइन की करेंसी है जो अभी हम यूज़ करते हैं, उसी की तरह टोकन करेंसी मोहम्मद तुगलक ने जारी की। लेकिन इस टोकन करेंसी में क्या दिक्कत आ गई, इस टोकन करेंसी को कोई सेट ऑफ रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया गया। ये टोकन करेंसी इतने साइज की होनी चाहिए, इसमें ये चीज़ें यूज़ करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं रखा गया। अब क्या हो गया, इस टोकन करेंसी को बहुत ही बोल सकते हैं इनएक्सपेंसिव, ज़्यादा महंगे धातुओं से नहीं बनाया गया, गोल्ड और सिल्वर से नहीं बनाया गया। इनको बनाया गया आपके ऐसे धातुओं से जो कि ज़्यादा महंगे नहीं आते थे। तो अब क्या हो गया, इस टोकन करेंसी का बहुत ज़्यादा क्या किया जाने लगा, कॉपी किया जाने लगा लोगों के द्वारा। कॉपी का मतलब क्या है, कॉपी का मतलब क्या है कि इसकी नकल तैयार की जाने लग गई और मार्केट में बहुत ज़्यादा मात्रा में टोकन करेंसी को बेचा जाने लग गया। अब मार्केट में उतार दिया गया, बहुत लोग घर में ही पैसे छापने लग गए। अब घर में अगर पैसे छापने लग जाएंगे तो आप सिनेरियो सोच सकते हो कितने ज़्यादा पैसे एक व्यक्ति के पास आ जाएंगे, और इससे क्या होगा, मार्केट व्यवस्था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी, प्राइसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि क्या होगा, लोगों के पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो डिमांड हर सामान की ज़्यादा हो जाएगी। डिमांड जैसे ही ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाएगा, समझ रहे हो आप, क्योंकि सबके पास पैसा बहुत ज़्यादा है। जो चीज़ें अब 1 रुपये मिल रही थी, अब वही चीज़ें क्या होगा, जो चीज़ें 1 रुपये मिल रही थी वही चीज़ें 2 रुपये मिलनी शुरू हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, प्राइसेस का डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखिए
पहले जो सामान 1 रुपए में आपको मिल रहा था, 1 रुपए का सामान आपको 1 रुपए में मिल रहा था, अब आपके पास 10 रुपए हैं, तो आप वही एक सामान की जगह 10 सामान की डिमांड करोगे, लेकिन प्रोडक्शन तो लिमिटेड है, प्रोडक्शन तो उतना ही हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ज़्यादा डिमांड बढ़ेगा तो उसका जो प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सप्लाई उसी मात्रा में इंक्रीज नहीं हो पा रहा है इकोनॉमी में। चलिए, आई होप अभी समझ पा रहे हैं कि प्रेजेंट सिनेरियो में भी ऐसा ही चलता है। अब देखिए, अलाउद्दीन ने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो अपनाया, उसके बहुत सारे काफ़ी सक्सेसफुल हुए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर। क्रॉनिकलर जो इतिहासकार थे बहुत ज़्यादा उनको क्या किया गया, इसके लिए सराहा गया है, उनको प्रेज किया गया है। क्यों? क्योंकि देखिए उन्होंने प्राइसेस को कंट्रोल किया। तो प्राइसेस क्या थी? चीप प्राइसेस थी। इकोनॉमी में प्राइसेस क्या थी? चीप थी। गुड्स जो थे, जो सामान थे, मार्केट में बहुत अच्छे तरीके से क्या किया जा रहा था, सप्लाई किए जा रहे थे। काला बाजारी को रोका जा रहा था कि आप सामान को अपने पास रख लो और उसके बाद में जब मार्केट में स्कैर्सिटीज, मार्केट में अगर कम सामान मिलना शुरू हो जाए तो क्या होगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को कंट्रोल किया गया। जैसे कि काला बाजारी अभी भी होता है, जब सामान को ऐसा दिखाया जाता है कि इकोनॉमी में नहीं है, सप्लाई नहीं हो पा रहा है, फॉल्स दिखाया जाता है कि सामान इकोनॉमी में अवेलेबल नहीं है, और जैसे ही उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, लोग ज़्यादा प्राइस पे बेचते हैं। तो वही केस हुआ था। और फिर मंगोल के इन्वेजन को भी रोक पा रहे थे। अब मोहम्मद तुगलक की बात करेंगे कि मोहम्मद तुगलक क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर वेयर फेलियर। मोहम्मद तुगलक के एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर जो थे वो फेलियर हो गए। अब क्यों फेलियर हुए? क्योंकि कश्मीर में क्या हुआ, कश्मीर में इन्होंने कैंपिंग करने का ट्राई किया। कश्मीर में उन्होंने कैंपिंग करने का ट्राई किया, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों की मृत्यु हो गई। उसके बाद और क्या किया गया, इन्होंने कोशिश किया ट्रांसोजियानिया पे क्या करने का, इन्वेड करने का। बोला कि भाई मंगोल पे हम क्या करेंगे, अत्याचार करेंगे, मंगोल पे हम शासन करेंगे, मंगोल पे आक्रमण करेंगे। तो ये जो इसका था, ये बहुत ज़्यादा फेलियर हुआ। रास्ते में बहुत ठंडी आई, ठंड की वजह से बहुत सारी आर्मी सिकुड़ के वहीं मर गई। तब इसको एहसास हुआ कि हमने गलत कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लिया गया, टोकन करेंसी वगैरह जो इन्होंने लागू किया वो भी बहुत ही गड़बड़ हो गया। दौलताबाद शिफ्ट किया तो वहाँ पर भी लोगों को उसने भेजा, तो वहाँ पर भी काफ़ी सारे लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां झेलनी पड़ी। दिल्ली और कोहाना से दौलताबाद जब इसने राजधानी को शिफ्ट किया, टैक्सेस लगाए गंगा यमुना वाले रीजन पे आर्मी का पेट भरने के लिए, तो उस समय फेमाइन की सिचुएशन आ गई। टैक्सेस और ज़्यादा इसके द्वारा रेज कर दिया गया, फेमाइन की सिचुएशन में टैक्सेस को और बढ़ा दिया गया और दिक्कत आ गई। तो ये सारा चीज़ें फेलियर माना जाता है, ठीक है। इसलिए मोहम्मद तुगलक को पगला राजा भी बोला जाता है, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया था और एक्सपेरिमेंट इसके बहुत ज़्यादा गलत भी साबित हुए, बहुत ज़्यादा फेल भी हुए थे। अब देखिए नेक्स्ट ये टॉपिक में हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत का जो टाइम था, सल्तनत इन द 15th and 16th सेंचुरी में कैसा था। देखिए तुगलक के बाद सैयद आएंगे और सैयद के बाद लोधी आएंगे, लोधी के बाद ही आपका शुरू हो जाएगा मुगल डायनेस्टी, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो तुगलक, सैयद और लोधी ने अपना दिल्ली पे रूल किया और दिल्ली और आगरा से रूल किया अंटिल 1526 तक ये लोग रूल करते हैं। और तभी बाय देन जौनपुर, उसी टाइम पे क्या होगा, जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान, इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर। इन सब के इंडिपेंडेंट रूलर थे, स्वतंत्र रूलर थे, अपने अकॉर्डिंग काम करते थे। तो उनके टाइम पे भी कैपिटल जो उनकी सिटी थी बहुत ही फ्लरिश हुई, बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ी, बहुत ज़्यादा फली फूली। अब फिर देखिए उसके बाद क्या हुआ, इसी टाइम पे नए भी रूलर इमर्ज होकर आए, जैसे अफगान आए, आपके राजपूत आए। और कुछ देखेंगे, कुछ जो स्टेट था जो रूलर्स के द्वारा रूल किया जाता था वो बहुत ही छोटा था, लेकिन जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन था, प्रशासनिक काम था, वो बहुत ही एक्सीलेंट था, बहुत ही अच्छा था। बात करते हैं शेरशाह सूरी में। शेरशाह सूरी 1540 से 45 साल तक क्या करेगा, शासन करेगा। इसने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया था, अपने अंकल जो जिसके बिहार में थे उनके यहाँ मैनेजर की तरह काम करता था, और इवेंचुअली इसने क्या किया, उसके बाद मैनेजर की तरह काम करते करते मुगल एम्पायर के जो हुमायूं थे उस पर दावा बोला, जो 1530 तक 40 के बीच में राज करेंगे। और उस पर दावा बोल करके क्या हुआ गया, आपका उसको हटा दिया गया गद्दी में और इसने दिल्ली को कैप्चर कर लिया। समझ रहे हो आप, दिल्ली को इसने कैप्चर कर लिया। और उसके बाद क्या हुआ, सुर डायनेस्टी की शुरुआत हुई, जो शेरशाह सूरी करते हैं, और ये करीबन 15 साल तक दिल्ली पर शासन करेंगे। और इसने जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाया, इसने जो अपना प्रशासन चलाया, वो किसकी सहायता से चलाया, तो अलाउद्दीन खिलजी के सहायता नहीं, सॉरी, इसने जो अपने प्रशासन चलाया उसमें बहुत सारी चीज़ों को इसने बोरो किया, किससे, अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन से। अलाउद्दीन खिलजी की प्रशासनिक व्यवस्था को, काफ़ी सारी चीज़ों को, प्रशासन की व्यवस्था को, अपना प्रशासन के तरीकों को इसने क्या किया, बोरो किया, इसने लिया और अपने प्रशासन में अप्लाई किया। तो बहुत ही एफिशिएंट राजा भी कहलाते हैं, ठीक है। और
ये भी जान, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएंगे एम्परर अकबर, जिनका आपका 1556 से 1605 तक शासन करेंगे। और इस टाइम पे, अकबर के टाइम पे, मुगल एम्पायर बहुत ही मजबूत एम्पायर के रूप में उभरेगा, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज़ और दी गई यहाँ पे कि जिस समय ये जो एल्सवेयर के टॉपिक में दिया गया है, जिस समय आपके भारत में ये सारी चीज़ें चल रही थी, उस समय भारत के अलावा कहीं और कुछ और चीज़ें भी चल रही थी। तो 3 ऑर्डर चल रहा था। 3 ऑर्डर क्या था? पीस ऑफ गॉड, ईश्वर का नेतृत्व, ठीक है, ईश्वरीय बोलते हैं ना, ईश्वरीय शांति, तो पीस ऑफ गॉड, नाइट्स और द क्रूसेड, ये 3 जो ऑर्डर्स थे वो आपके चल रहे थे आपके अदर कंट्रीज में। अभी हम जानेंगे कि ये ऑर्डर क्या था। अभी जो 3 ऑर्डर थे, द आइडिया ऑफ जो 3 ऑर्डर था, ये फ्रांस में अर्ली 11th सेंचुरी में लोगों पर अप्लाई किया गया, ठीक है, कोशिश की गई लोगों तक लागू करने की, और लागू किया भी गया। इसने क्या किया, ये 3 ऑर्डर ने सोसाइटी को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये 3 पार्ट क्या थे? एक पार्ट था जो कि प्रार्थना करेगा, प्रे करेगा। दूसरा पार्ट था जो कि लड़ाई करेंगे, लड़ाकू वाले जो पार्ट होंगे, योद्धा होंगे। तीसरा पार्ट था जो कि आपके एग्रीकल्चर वाला काम करेंगे, खेती बाड़ी वाला काम करेंगे। टिल्ड द लैंड मतलब खेती वाला काम करना, ठीक है। फिर क्या, डिवीजन ऑफ द सोसाइटी इनटू 3 ऑर्डर। अब सोसाइटी को 3 ऑर्डर में, अब ये 3 क्लास में डिवाइड किया गया सोसाइटी को। अब 3 ऑर्डर जारी किए गए, और ये 3 ऑर्डर को चर्च के द्वारा सपोर्ट किया जाता था, जो कि सोसाइटी पे बहुत ज़्यादा तरीके से डोमिनेंट था, मतलब इनका वर्चस्व सोसाइटी पे ज़्यादा था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने हेल्प द इमरजेंस ऑफ, इनकी सहायता से नए जो है आपके ग्रुप उभर के आया, जो उसको न्यू वॉरियर का ग्रुप उभर कर आया, नया लड़ाकू ग्रुप उभर के आया, जिसको बोला गया नाइट्स। याद रखना, नाइट किसको बोला जाएगा? लड़ाकू का ग्रुप, जो योद्धा वाले ग्रुप होंगे। और चर्च ने इस ग्रुप को क्या किया, पैट्रोनाइज किया कि हाँ ये ग्रुप है जो एग्जिस्ट करता है, और इनका काम क्या है? इनका काम है पीस ऑफ गॉड, गॉड के लिए शांति फैलाना, ईश्वरीय शांति वाला काम है इनका। इन्होंने बोला ये जो ग्रुप है वो ईश्वरीय शांति को फैलाएंगे, लोगों तक शांति को पहुंचाएंगे, ऐसा बोला। अब क्या हुआ, इट अटेम्प्ट वाज अ डायरेक्ट वॉरियर। इसका जो चर्च का क्या काम था, जो भी आपस में लड़ भिड़ रहे हैं उनको आपस में लड़ा करके मुस्लिम के खिलाफ लड़ाना। इन्होंने बोला कि आप गॉड के लिए काम कीजिए, भगवान के लिए काम कीजिए। मुस्लिम के खिलाफ इन्होंने कैंपेन लॉन्च की, बोला कि अब जो सिटी, जो जेरूसलम का सिटी है, जो मुस्लिमों के द्वारा कैप्चर कर लिया गया है, उस पे जाके दावा बोलो और वहाँ पे इन लोगों को भगाओ। मतलब मुस्लिमों के खिलाफ इन लोगों को एकजुट करके, इकट्ठा करके उनके खिलाफ लड़ाया गया, और इसको बोला गया धर्म युद्ध। धर्म युद्ध का इंग्लिश क्या हो जाएगा? क्रूसेड, ठीक है, धर्म का युद्ध बोला गया इसको। तो सीरीज ऑफ कैंपेन इनके द्वारा चलाया गया। दिस कैंपेन इन द सर्विस ऑफ गॉड एंड चर्च कंप्लीटली ऑल्टर द स्टेटस ऑफ नाइट। अब देखिए जो लोग इस कैंपेन में हिस्सा लेते थे, गॉड की सर्विस करते थे, गॉड का के लिए काम करते थे, चर्च के अकॉर्डिंग जो गॉड के लिए काम करते थे, ओके, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। अब उनके स्टेटस को भी चेंज किया जा सकता है। ऑल्टर मतलब हो गया स्टेटस को चेंज कर पाना, मतलब जो भी लड़ाकू वाला काम करे उसको क्या स्टेटस दे दिया जाएगा? नाइट का स्टेटस दे दिया जाएगा। समझ रहे हो? अब चर्च इसको इस चीज़ का स्टेटस दे रहा है, तो उसका क्या औधा बढ़ जाएगा सोसाइटी में। अब क्या, ओरिजिनली जो ये नाइट थे वो नोबल क्लास से बिलोंग करते थे, मतलब निम्न स्तर से बिलोंग करते थे, बहुत अच्छे घराने से नहीं थे, बहुत अमीर घराने से नहीं थे, रिच घराने से नहीं थे, काफ़ी अच्छी पहुंच नहीं थी इनकी सोसाइटी में, बहुत अच्छा औहदा नहीं था इनके परिवार वालों का। लेकिन क्या हुआ, 11th सेंचुरी के एंड तक, और जर्मनी में भी क्या हुआ, फ्रांस और जर्मनी में हम्बल ओरिजिन हुआ। मतलब इन जो लोगों का जो ग्रुप था, जो कि वॉरियर नहीं थे, जो कि आपके निचले जाति के लोग थे, बहुत अच्छे सोसाइटी में नहीं बिलोंग करते थे, बहुत अच्छा औहदा नहीं था उनका सोसाइटी में, इनको वॉरियर का उपाधि दे दिया गया, नाइट की उपाधि दे दी गई। और इनका जो ग्रुप का जो पैदा हुए थे किसी छोटे निम्न स्तरीय ग्रुप में, इस चीज़ को भुला दिया गया कि भाई ये रिच नहीं है, बहुत ही गरीब घराने से हैं, इनकी सोसाइटी में इनके जो माँ बाप हैं वो बहुत अच्छे घराने से बिलोंग नहीं करते हैं, बहुत रिच नहीं है, इन सब बातों को नकार दिया गया और इसको दे दिया गया अच्छा औहदा सोसाइटी में नाइट का। और 12th सेंचुरी में जितने भी लोग थे जो निम्न स्तरीय थे, वो सभी नाइट की उपाधि चाहते थे, क्योंकि देखिए नाइट का मतलब है वॉरियर, मतलब धर्म के युद्ध में, धर्म का युद्ध जो इंसान कर रहा है उसका ऑटोमेटिकली सोसाइटी में क्या होगा, आपका औहदा बढ़ जाएगा। तो इस वजह से सब चाहते थे कि उनको नाइट की उपाधि मिल जाए। सो गाइस, ये लेक्चर यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम मुगल एम्पायर के बारे में बात करेंगे, जो मंडे को आएगा आपका, और आपका कल 12:30 पे सेम टाइम पे पॉलिटी का लेक्चर आएगा। तो आप सभी पॉलिटी का लेक्चर कर सकते हैं। हम कल कंपनी रूल हो चुका है, क्राउन रूल कल पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो 12:30 पे हम सभी मिलेंगे। आई होप आप सभी आएंगे। 12:30 पे लाइव क्लास होगी, आपके सारे डाउट कुछ भी होंगे तो आप पढ़ के आइएगा। तो हम लोग
उस चीज़ को डिस्कस भी कर सकते हैं। और लक्ष्मीकांत की बुक है जो चल रही है अभी, आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मीकांत की बुक चल रही है, तो आप वो कर सकते हैं। चलिए, आप लोग सभी बंसल ट्यूटोरियल को, जिसने भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बंसल ट्यूटोरियल, उसको सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, ना ही चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, कर दो भाई, इतना सा तो आप लोग कर ही सकते हो। अब बंसल ट्यूटोरियल का टेलीग्राम चैनल भी आप फॉलो कर लो, वहाँ पर आपको सारी PDF अवेलेबल मिल जाएगी अभी तक की क्लास की, और कुछ भी अगर नोटिफिकेशन कुछ भी चेंजेस होता है लेक्चर के टाइमिंग में तो आपको मिल जाएगा। और आज थोड़ा सा लेक्चर डिले हो गया था क्योंकि ऑलरेडी एक बार लेक्चर आपका कर चुके थे 1 घंटे का, लेकिन उसके बाद वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया कुछ कारण से, उसमें कुछ इश्यूज आ गए, तो दोबारा से रिकॉर्ड करने की वजह से आपको आज लेक्चर थोड़ा ज़्यादा लेट मिल रहा है, सॉरी फॉर डैट। और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल पे जुड़ सकें। थैंक यू सो मच गाइज़।